होता अगर संग जिनवू डीमन स्लेयर में होता। ऑलराइट, हम बेसिकली सीजन 1 पूरा स्किप कर रहे हैं क्योंकि जिनवू अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, तो सब कुछ सेम ही होता है। तांजीरो कोल बेचने जाता है, वापस आता है तो अपनी पूरी फैमिली को डेड पाता है। नेजुको को उठाता है जो कि डीमन बन चुकी है, ग्यू से फाइट करता है और उसको उरोकोडाकी के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। वो ट्रेन करता है, फाइनल सिलेक्शन पास करता है, हैंड डीमन को मारता है और अपनी जर्नी पर निकलकर स्वॉर्म डीमन और ड्रम डीमन जैसे डीमंस को भी हरा देता है। वो जेनित्सु और इनोसुके से मिलता है और हम माउंट नाटागुमा पहुंचते हैं, और यही वो जगह है जहां पर हमारे जिनवू भैया की एंट्री होगी। देखो, अगर तुमने सोलो लेवलिंग देखा है तो तुम्हें पता होगा कि संग जिनवू इस यूनिवर्स के हिसाब से कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम बीच वाले जिनवू को चुनेंगे। हाँ, बीच वाला बोले तो जीजू आइलैंड रेड के पहले वाला जिनवू, जिसका मतलब है उसके पास अभी बेरू नहीं है, पर अभी भी उसके पास इग्रिस, आयरन, टैंक, हाई लेवल ऑक्स और उसकी ड्रैगन शैडो है, तो वो अभी भी इंसेनली पावरफुल है, बस एब्सोल्यूट एंड गेम लेवल पर नहीं है। तो इस टाइमलाइन में जिनवू ऑलरेडी एक डीमन स्लेयर है। उबुयाशी की फैमिली को पता चल जाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो उसको शिनोबु और ग्यू की जगह पे माउंट नाटागुमा भेज देते हैं। उन्हें पता है कि जिनवू एकदम अलग ही लेवल पे है, क्योंकि वो लिटरली उन फाइटर्स को समन कर सकता है जो एक हाशिरा की स्ट्रेंथ को टक्कर दे सकती है। लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स में हर किसी को उसकी शैडो एबिलिटीज के बारे में नहीं पता, सिर्फ उबुयाशी की फैमिली और कुछ ट्रस्टेड हाशिरास को ही पता है। जब जिनवू माउंट नाटागुमा पहुंचता है, वो तुरंत इंजर्ड डीमन स्लेयर्स और जिन्हें भी वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, इंक्लूडिंग तांजीरो और इनोसुके, उनके आसपास शैडो गार्ड सेटअप कर देता है। जब बाकी लोग माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं, तो जिनवू टॉप पर किसी के पहुंचने से पहले ही लगभग हर एक स्पाइडर डीमन का सफाया कर देता है, जिसमें फादर स्पाइडर डीमन भी शामिल है। जब वो आखिरकार रुई तक पहुंचता है, तो वो ऑनेस्टली डिसअपॉइंटेड होता है। डीमन स्लेयर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रुई स्ट्रॉन्ग है, पर इग्रिस या आयरन के कंपैरिजन में वो सच में एक स्पाइडर ही है। जिनवू रुई को जल्दी से मार देता है और उस पर अपना सिग्नेचर मूव यूज करता है, और रुई को अपना एक लोअर रैंकिंग शैडो सोल्जर बना लेता है। लग रहा है ना मिशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। अब ये सब देखकर उबुयाशी की फैमिली रियलाइज करती है कि जिनवू कुछ ज्यादा ही जल्दी मिशंस फिनिश कर देता है, इसलिए रेनगोकू की जगह पे वो जिनवू को मुगेन ट्रेन पे भेजते हैं। देखो, ये तो तुम्हें पता होगा कि हाशिरास को हर रोज कंट्री के लार्ज रीजन्स में पेट्रोल करना पड़ता है, इसलिए हमेशा वो बिजी रहते हैं। और क्या तुम्हें लगता है कि जिनवू को सच में पेट्रोल करने की जरूरत है? उसे पेट्रोल तो क्या डीजल करने की भी जरूरत नहीं। मजाक कर रहा हूँ। वो तो अपनी शैडोज को पूरा एरिया कवर करने के लिए असाइन कर सकता है, तो जिनवू अपने पेट्रोल से अपनी आर्मी के थ्रू हैंडल करता है और मुगेन ट्रेन की तरफ निकल जाता है। वो स्पीड वाले डीमन को हराता है और ट्रेन में बोर्ड करता है। और इस टाइमलाइन में तांजीरो, जेनित्सु, इनोसुके और नेजुको मुगेन ट्रेन में नहीं जाते। तांजीरो अभी भी सन ब्रीदिंग के बारे में सीखना चाहता है, तो जहाँ भी रेनगोकू होता है वो उसके पीछू पीछू चला जाता है। तो ट्रेन पे वापस आते हैं, टिकट दिखाओ अपना। जिनवू को इंस्टेंटली सेंस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है बिडू। वो ड्रीम ट्रैप को लगभग तुरंत पहचान लेता है। अगर वो किसी भी तरह इसमें फंस भी जाए, तब भी वो इजीली ब्रेक आउट कर सकता है। वो इग्रिस या आयरन को पैसेंजर्स को गार्ड करने के लिए छोड़ देता है, जबकि खुद बाकी चीजें हैंडल करता है। वो एनमू को ढूंढता है और तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। वो उसे जल्दी से मार देता है और चीजों को बढ़ने से पहले ही गेम एंड कर देता है। पर तभी अकासा एरिया में इनक्रेडिबली पावरफुल प्रेजेंस सेंस करता है, जब वो ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ रहा होता है, और तभी उसे जिनवू दिख जाता है। वो स्नीक इन करता है और सीधा जिनवू को एक पंच में डोनट बनाने की कोशिश करता है, पर जिनवू बीइंग जिनवू, आयरन तुरंत धरती फाड़ के निकलता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब शुरू होती है जिनवू वर्सेस अकासा की फाइट। जिनवू अकासा की तरफ देखता है और कहता है, अब थोड़ा मजा आएगा, और वो अपनी असली ताकत दिखाता है। वो इस फाइट में इग्रिस या किसी भी अपनी मेन शैडो को यूज नहीं करता। इग्रिस और बाकी शैडो सिर्फ पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, और इस पॉइंट तक ट्रेन वैसे भी आगे जा चुकी होती है। तो अब सिर्फ जिनवू और अकासा आपस में भिड़ रहे होते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही बॉक्सिंग कर रहे होते हैं जैसे जिनवू और बीरू की फाइट में हुई थी। इनसेन स्पीड, नॉन स्टॉप एक्सचेंजेस, प्योर कॉम्बैट। अकासा तुरंत रियलाइज कर लेता है कि जिनवू थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। ओरिजिनल टाइमलाइन में अकासा ने रेनगोकू की स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट की थी, पर अब वो एक्चुअली जिनवू को मिड फाइट में लेवल अप होते हुए देख रहा है। जिनवू अपने डैगर्स निकालता है और उस पर भारी पड़ने लगता है, और दोनों का स्पीड डिफरेंस ऑब्वियस हो जाता है। इवेंचुअली जिनवू बोर हो जाता है और अकासा का सर काट देता है। और अब बारी आती है शैडो एक्सट्रैक्शन की। जिनवू को भले ही 2 बार अराइज बोलना पड़ता है, लेकिन अकासा फाइनली जिनवू का शैडो शोल्डर बन जाता है। इसका मतलब अब जिनवू के पास अकासा की शैडो भी है, जो कि सच में इंसेन है। वो एनमू की शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके 2 रीजन है। पहला, क्योंकि एनमू ट्रेन के साथ फ्यूज हो गया था, और दूसरा कि जिनवू सोचता है कि एक टुच्ची शैडो के लिए कौन इतनी मेहनत करे। अब इस पॉइंट पे रेनगोकू जिंदा होता है,
जिन्वू उबुयाशी की फैमिली को रिपोर्ट करता है कि उसने एक लोअर मून और एक अपर मून को मार दिया है, और डीमन स्लेयर कॉर्प्स में वापस आकर जिन्वू बताता है कि एक अपर मून से फाइट करना कैसा लगता है, और हाशिरास को ये भी बताता है कि अकाजा कितना पावरफुल था। और फिर वो कुछ क्रेजी करता है। वो अकाजा, इग्रिस और अपने दूसरे हाई लेवल शैडोज को यूज करके हाशिरास को ट्रेन करता है। सानिमी तो बहुत शिद्दत से अकाजा के साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता है, जो कि वो ट्राई भी करता है और बुरी तरह हार जाता है, क्योंकि रियलिस्टिकली शायद सिर्फ ग्योमे ही अकाजा को हैंडल कर सकता है, और वो भी थोड़ा मुश्किल ही है। और इस रीजन से इस टाइमलाइन में हाशिरास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रियल अपर मून लेवल थ्रेट्स के अगेंस्ट ट्रेन कर रहे होते हैं। जिन्वू तांजिरो को भी अपनी शैडोज के साथ ट्रेन करने देता है, वैसे ही जैसे उसने अपनी दुनिया में एस रैंक हंटर्स के साथ किया था। तांजिरो उनकी स्पीड, रिएक्शन टाइम और कॉम्बैट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है और कहीं ज्यादा तेजी से इंप्रूव करता है। अब बारी आती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की, जिसकी शुरुआत मोस्टली सेम ही होती है। तांजिरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके अभी भी अंडर कवर जाते हैं और डाकी और ग्योतारो से फाइट करते हैं, पर जिन्वू हमेशा अपनी शेडोज के थ्रू चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है, और जैसे ही उसे कुछ गलत सेंस होता है तो वो एक शेडो के थ्रू देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग एक अपर मून से लड़ रहे हैं और तेंगन सीवियरली इंजर्ड है। और ये बात तब की हो रही है जब तेंगन अपना हार्ट स्टॉप कर देता है और अपना हाथ खो देता है। तांजिरो लगभग डेड है, ज़ेनित्सु दबा हुआ है और इनोसुके बैरली जिंदा है। तभी जिन्वू वहाँ टेलीपोर्ट करता है और सब पर हीलिंग पोशन यूज करता है, तेंगन पर भी, और सबको स्टेबलाइज कर देता है। ग्योतारो इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, पर जिन्वू इग्रिस और आयरन से ग्योतारो और डाकी को डिस्ट्रैक्ट करवाता है, जबकि वो सबको स्पेशली इनोसुके को हील करता है। एक बार सब स्टेबलाइज हो गए, फिर होता है जिन्वू वर्सेस ग्योतारो और इग्रिस वर्सेस डाकी, और ये फाइट बिल्कुल भी क्लोज नहीं होती। जिन्वू ग्योतारो को इजीली हरा देता है और इग्रिस डाकी का सर काट देता है, और फिर से हमें वो वर्ड सुनाई देता है, Alright. इतना कहते ही अपर मून 6 ग्योतारो और डाकी उसके शैडोज बन जाते हैं। और जहाँ तक अपर मून मीटिंग की बात करें तो इस पॉइंट पर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑर्डर भी मैटर नहीं करते, क्योंकि इस स्पीड से वो सब मरने ही वाले हैं। स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में जिन्वू ने अभी भी हर जगह शैडोज प्लेस की हुई हैं, तो वो देखता है कि क्या हो रहा है, और शायद स्टार्टिंग में वो इंटरफेयर भी ना करे, और शायद वो एंड के आसपास चीजें क्लीन अप करने के लिए आए, या पॉसिबली अपर मून 4 या 5 को अराइज करने। तो स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में मोस्टली सेम ही एंड होता है। मित्सुरी बच जाती है, म्यूचुरो भी बच जाता है, और दोनों अपने डीमन स्लेयर मार्क्स अवेकन भी कर लेते हैं। गेनिया सरवाइव करता है और आर्क मोस्टली अनचेंज रहता है। और अब मुइचिरो और मित्सुरी के मार्क्स अवेकन करने के बाद हम हाशिरा ट्रेनिंग में आते हैं, और इस बार ये तांजिरो के लिए और भी इंटेंस होता है, क्योंकि वो मुगेन ट्रेन आर्क के बाद एक बार ट्रेनिंग कर चुके हैं। इस बार जिन्वू ट्रेनिंग में एक मेजर रोल लेता है, क्योंकि कॉप्स में हाशिरास कम है और मुइचिरो शायद दूसरों को इंस्ट्रक्ट करने के बजाय अपनी खुद की ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहेगा, तो जिन्वू बेसिकली वो रोल फिल कर देता है। बहुत से हाशिरास एक्चुअली जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के साथ ट्रेन करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो रियल कॉम्बैट के लिए कहीं ज्यादा यूजफुल है। जिन्वू के पास ई रैंक स्ट्रेंथ से लेकर एस रैंक लेवल तक के सोल्जर्स हैं, तो कोर में सबसे वीक डीमन स्लेयर के पास भी ट्रेन करने के लिए कोई ना कोई एप्रोप्रिएट ओपोनेंट होता है। इस वजह से पूरी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और अगर कोई एक शैडो को हरा भी देता है तो वो बाद में वापस आ जाती है, क्योंकि वो जिन्वू के माना से बनती है। ओवर टाइम ग्योमे, सानिमी और ग्यू जैसे फाइटर्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरास हैं, अपर मून लेवल थ्रेट से लड़ने के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अकाजा, अपर मून 6 और पॉसिबली अपर मून 4 और 5 की शैडोज के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इसके चलते वो खुद लगभग अपर मून लेवल की स्ट्रेंथ तक पहुंच जाते हैं, और मोस्ट लाइकली इन्फिनिटी कासल आर्क शुरू होने से पहले ही इस इंटेंस ट्रेनिंग के दौरान अपने डीमन स्लेयर मार्क्स को भी अनलॉक कर लेते हैं। और अब शुरू होता है इन्फिनिटी कासल आर्क। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद मुजान किबुत्सुजी पूरी तरह डेस्परेट हो चुका था। उसके लगभग आधे अपर मून्स मारे जा चुके थे या जिन्वू की आर्मी बन चुके थे। नाकिमे की पावर का यूज करके मुजान आखिरकार उबुयाशी की मेंशन तक पहुंच जाता है। ओरिजिनल स्टोरी में कागाया ने खुद को और अपनी फैमिली को ब्लास्ट कर लिया था ताकि मुजान को डैमेज कर सके, पर इस टाइमलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। मुजान जैसे ही मेंशन में एंटर करता है और कागाया पर अपना डेडली अटैक लॉन्च ही करने वाला होता है, तभी वहाँ एक ब्लैक शैडो एक्सपेंड होती है। जिन्वू ने पहले ही कागाया की शैडो में अपने हाई लेवल ऑक शैडोज छुपा रखे थे, और ठीक उसी सेकंड जिन्वू शैडो एक्सचेंज यूज करके उबुयाशी के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। जिन्वू अपने बेयर हैंड से मुजान के विप अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मुजान शॉक में होता है कि ये इंसान कौन है जिसकी स्पीड और पावर मेरे अटैक्स को इजीली रोक रही है। जब तक जिन्वू अपने ब्रूटल फोर्स से मुजान को जमीन पर होल्ड करके रखता है, तमाया चुपके से आकर मुजान के अंदर वो एंटी डीमन पॉइजन इंजेक्ट कर देती है। इससे पहले कि मुजान कुछ समझ पाए, वहाँ सारे हाशिरास मेंशन में पहुंच जाते हैं। इतने सारे ओवर पावर्ड हाशिरास और जिन्वू का ऑरा देखकर मुजान की रूह कांप जाती है। डर के मारे मुजान नाकिमे को ऑर्डर देता है कि अब जल्दी खोल, मरवाएगी क्या? और देखते ही देखते सबके पैरों के नीचे इन्फिनिटी कासल का डोर खुल जाता है।
और सब लोग अंदर गिरने लगते हैं। पर जिन्वू थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है अराइज। जिन्वू अपनी पूरी शैडो आर्मी को अनलिश कर देता है ताकि कोई भी डीमन स्लेयर फॉल डैमेज से ना मरे। और यहाँ एक बहुत एपिक मोमेंट होता है जब रेनगोकू और तांजिरो हवा में गिर रहे होते हैं। तो तुम्हें पता है उन्हें कैच करने कौन आता है? अकाजा। ओरिजिनल स्टोरी का सबसे बड़ा दुश्मन अब सेल्मोन भोई बन चुका था। कासल के अंदर अब सिर्फ 4 बड़े थ्रेट्स बचे थे, कोकुशिबो, डोमा, नाकिमे और काएगाकू, क्योंकि मुजान तो पॉइजन को हील करने के लिए एक फ्लैश ककून में छुप जाता है। और यहाँ शुरू होते हैं हिस्ट्री के सबसे ब्रूटल मैचअप्स। जेनित्सु अकेले काएगाकू को ढूंढने निकल जाता है और वहीं ओरिजिनल स्टोरी की तरह उसे एक सिंगल 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड स्ट्राइक में डिकैपिटेट कर देता है। पर बाकी फाइट्स का लेवल बिल्कुल अलग होने वाला था। अब अपर टू डोमा के सामने ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही शिनोबु, कनाओ और इनोस के खड़े होते हैं। डोमा अपनी क्रीपी स्माइल के साथ उन्हें टीज कर रहा होता है, पर इस बार वो अकेले नहीं है। दीवार तोड़कर वहाँ रेनगोकू, तांजिरो और शैडो अकाजा की एंट्री होती है। डोमा तो अकाजा को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। अकाजा, तुम इतने काले क्यों लग रहे हो? जवाब में अकाजा बिना कुछ बोले सीधा डोमा के मुंह पर एक पंच जड़ देता है। ये फाइट बिल्कुल वन साइडेड होती है। डोमा के डेडली अटैक्स को रेनगोकू और अकाजा मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तांजिरो का सन ब्रीदिंग और शिनोबु का पॉइजन डोमा को हील होने का 1 सेकंड नहीं देते। इस टाइमलाइन में शिनोबु को खुद को सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ता और कना और इनोस के मिलकर डोमा का सर आसानी से काट देते हैं। चलो ये तो हो गया डोमा खत्म, लेकिन सबसे भयंकर बैटल चल रही थी अपर वन कोकोशिबो के खिलाफ। पर इस बार कोकोशिबो को जिसके खिलाफ लड़ना था वो कोई मजाक नहीं था। उसके सामने थे ग्योमे, सानेमी, मुइचिरो, गेन्या, गियू और जिन्वू का ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। साथ में जिन्वू ने अपर 4 और अपर 5 को भी वहां डिप्लॉय किया था। कोकोशिबो अपनी मून ब्रीदिंग यूज करता है, पर इग्रिस अपनी हैवी शॉट से उसके हर एक स्लैश को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ काउंटर करता है। आफ्टर ऑल इग्रिस की पावर भी कोई हाशिरा से कम थोड़ी है। इग्रिस की रॉ पावर और रूलर्स अथॉरिटी के सामने कोकोशिबो का बैलेंस बिगड़ने लगता है। हंतेंगू के शैडो ड्रैगन्स और ग्योको के वाटर प्रेजेंस कोकोशिबो को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस पूरे केओस का फायदा उठाकर ग्योमे, सानेमी और मुइचिरो, जो जिन्वू के साथ ट्रेन करके पहले से अपने डीमन स्लेयर मार्क और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अनलॉक कर चुके थे, एक साथ अटैक करते हैं। बिना किसी कैजुअलिटी के ये मैसिव टीम कोकोशिबो को ओवरवेल्म करके उसका दी एंड कर देती है। दूसरी तरफ जिन्वू, मित्सुरी और ओबनाई सीधा नाकिमे के पास पहुंचते हैं। नाकिमे उन्हें दूर रखने के लिए कासल्स के रूम को तेजी से शिफ्ट करती है, पर जिन्वू की स्पीड स्पेस और ग्रेविटी के रूल से बहुत ऊपर है। जिन्वू एक लाइटनिंग डैश लेता है और नाकिमे कुछ समझ पाए उससे पहले उसके बीव और उसकी गर्दन को एक झटके में काट देता है। नाकिमे के मरते ही इंफिनिटी कासल क्रम्बल होने लगता है और ब्लास्ट होकर सारे डीमन स्लेयर सीधा ग्राउंड पर आ गिरते हैं। अब मुजान अपने ककून से बाहर आता है। तमायो के पॉइजन ने उसे वीक जरूर किया था, पर अभी भी मुजान एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर था। उसके डेडली विप्स आसपास की बिल्डिंग्स को काट रहे थे। सारे हशीरास मुजान पर अटैक करने ही वाले होते हैं, पर जिन्वू उन्हें रोक देता है। जिन्वू अपनी डीमन किंग्स डैगर निकालता है और कहता है, तुम लोग रुको, यह मुजान मेरा शिकार है। और जिन्वू अकेले मुजान पर चार्ज करता है। दोनों के बीच में एक ऐसी स्पीड फाइट होती है जो अगर असली में होती तो देख के मजा ही आ जाता। जिन्वू के डैगर्स मुजान को हर सेकंड हजारों पीसेस में काट रहे थे। मुजान पैनिक करने लगता है क्योंकि जिन्वू के अटैक्स में एक डार्क ऑपरेसिव ऑरा था जो मुजान के सेल्स को डर से कांपने पर मजबूर कर रहा था। पर जिन्वू नोटिस करता है कि मुजान चाहे कितना भी चॉप हो जाए वो इंस्टेंटली रीजनरेट हो रहा है। मुजान किसी नॉर्मल मॉन्स्टर जैसा नहीं था। उसके सेल्स सिर्फ एक ही चीज से डिस्ट्रॉय हो सकते थे, असली सूरज की रोशनी। जिन्वू समझ जाता है कि इसे सिर्फ फिजिकली मारना काफी नहीं है। वो हशीरास की तरफ देखता है और ऑर्डर देता है, सब मिलकर अटैक करो, इस मॉन्स्टर को यहाँ से भागने नहीं देना है जब तक सूरज ना निकल आए। और अब शुरू होता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा जंप जुत्सु काइसेन। तांजिरो, रेनगोकू, गियू, ग्योमे और सारे हशीरास साथ में जिन्वू की शैडो आर्मी मुजान पर एक साथ टूट पड़ते हैं। मुजान रो रहा होता है, भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर जिन्वू की शैडोज उसके पैरों को जमीन से बांध लेते हैं। आखिरकार आसमान में सूरज निकलने लगता है। मुजान सनलाइट से जलने लगता है और एक जाइंट बेबी फॉर्म में बदलकर शैडो में छुपने की कोशिश करता है, पर जिन्वू अपने डोमिनेटर्स टच का यूज करके उस जाइंट बेबी को हवा में उठाकर धूप के बिल्कुल सेंटर में रख देता है और सूरज की रोशनी में मुजान पूरी तरह जलकर राख बन जाता है। क्योंकि मुजान मरते वक्त अपना ब्लड तांजिरो के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाता, इसलिए इस टाइमलाइन में तांजिरो कभी डीमन किंग नहीं बनता। डीमन किंग के मरते ही उबुयाशी की फैमिली का हजारों साल पुराना कर्ज टूट जाता है। कगाया उबुयाशी की पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। कोई डेड हशीरा नहीं, किसी का कोई बॉडी पार्ट नहीं कटा और सभी सेफली जिंदा हैं। संग जिन्वू की शैडोज और गॉड टियर लीडरशिप की वजह से डीमन स्लेयर की पूरी दुनिया को 100% हैप्पी और परफेक्ट एंडिंग मिलती है। तो वीडियो लोग कैसा लगा ये वॉट? जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार तुम लोग? जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगला वॉट इफ तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए।